हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग मोलैरिटी के बारे में बात कर रहे थे और बीच में ही डिस्टर्बेंस हो गया। शुरू करते हैं। मोलैरिटी, हमने आपसे बताया था कि मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से और इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग रखते हैं लीटर में। तो ये एक बेसिक फार्मूला हो गया मोलैरिटी का। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल सॉल्यूट लिए हैं उसको कितने लीटर सॉल्यूशन बनाया है उससे डिवाइड कर देंगे तो मोलैरिटी आ जाएगा। अब इसी फार्मूले को जरा हम और आगे बढ़ाएं तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम हम रखते हैं किसमें, लीटर में। ठीक है। अब अगर आप वॉल्यूम लीटर में न रख के ml में रखते हैं तो फार्मूला हो जाएगा W सॉल्यूट यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय M सॉल्यूट यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम रख लिया ml में। एक्चुअल फार्मूले में हमको लीटर में रखना था, आपने रखा ml में, तो ml को कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में और इसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। और जब आप ml को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये पूरी चीज बन जाएगी लीटर में, और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा W सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये इसमें ml में। तो एक नया फार्मूला बन गया जिसमें आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। फिर इसी फार्मूले में थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट करें। इस फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 को हम लिख दे 100 इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ml में। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 100, इसको हम लोग बोलते थे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो जो मोलैरिटी का अगला फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। तो ये मोलैरिटी का अगला फार्मूला हो गया। ठीक है। फिर अगर इसी फार्मूले में थोड़ा सा और अरेंज करें, अरेंज क्या करें कि हम चाहते हैं कि इस मोलैरिटी के फार्मूले में वॉल्यूम टर्म न रहे, इसको गायब कर दें। तो इसको हटाने के लिए हमको डेंसिटी का हेल्प लेना पड़ेगा। आपको पता है कि डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस का वेट अपॉन उसका वॉल्यूम होता है। तो अगर हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए हमको वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ वॉल्यूम की जगह पे अब हम वेट बाय डेंसिटी रख दें तो क्या फार्मूला बनेगा, m बराबर हो जाएगा W सॉल्यूट इनटू 100 इनटू 10, नीचे आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम के जगह पे हम लोग रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन और इसको डिवाइड कर देंगे
वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब डेंसिटी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मोलैरिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 इंटू 10 इंटू डेंसिटी। और ये डेंसिटी किसकी है बेटा? सॉल्यूशन की। ध्यान रखना डेंसिटी सॉल्यूशन की है। और नीचे आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब फिर देखो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसको बोलते थे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो नेक्स्ट हमारा मोलैरिटी का फार्मूला हो गया मोलैरिटी बराबर परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो सिंपली आप चले कि मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो एक फार्मूला ये हो गया। थोड़ा सा इसमें और आपने एडजस्ट किया चीजों को, तो सेकेंड फार्मूला बन गया, ये हो गया थर्ड फार्मूला और ये हो गया फोर्थ। तो ये मोलैरिटी से रिलेटेड आपके 4 फार्मूले हो गए। अब 4 फार्मूलों में से किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज करेगा या यूज किया जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो फर्स्ट वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। अगर वेट दिया है और वॉल्यूम दिया है तो सेकेंड फार्मूला यूज कर लेंगे। अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो थर्ड फार्मूला यूज कर लेंगे। और अगर परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज बाय मास दिया है और डेंसिटी दिया है तो फोर्थ फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये अब हमारे इंटेलिजेंसी पे है कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज करना है। वैसे आपको सिंपल अगर ये डिफिनीशन पता है कि मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो बाकी सारे फार्मूले आप निकाल सकते हैं। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप इन सारे फार्मूलों को याद करके रखेंगे, डेरिवेशन का टाइम नहीं होता है। तो ऐसे तो आप फार्मूले सारे निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पहले फार्मूला डिराइव करें और फिर उसके बाद आंसर निकालें। तो आपको ये चारों फार्मूले एज इट इज याद होने चाहिए। ठीक है, चलो हम फोर्थ वाले, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ वाला है, इस पे हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 98% वेट बाय वेट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी आप लैब में जाओगे तो लैब में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की एक बॉटल रखी होगी, यहाँ पे लिखा होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 और उसी के नीचे लिखा होगा 98% वेट बाई वेट। ठीक है, और इसकी डेंसिटी होती है 1.8 ग्राम पर ml। ठीक है, तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं तो इस सॉल्यूशन का आपको मोलैरिटी पता होनी चाहिए।
यही क्वेश्चन पे भी है कि अपने पास 98% वेट बाई वेट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है जिसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml है। तो इस सॉल्यूशन की इस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मोलरिटी कितनी होगी। तो जैसे ही आपने देखा कि परसेंटेज वेट बाय वेट है और डेंसिटी है, तो आपको फार्मूला याद आना चाहिए कि जब भी हमको परसेंटेज वेट बाय वेट और डेंसिटी दी गई होगी तो मोलरिटी का फार्मूला होता है परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास। और जैसे ही फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है 98 इनटू डेंसिटी है 1.8 इनटू 10 और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 98, तो 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18m। ठीक है, और यही 18m आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, और इस 18m का मतलब क्या है कि 18 मोल्स ऑफ H2SO4 is dissolved in 1 liter of concentrated H2SO4। अगर ये सॉल्यूशन 1 लीटर है तो इसका मतलब कि 1 लीटर में 18 मोल H2SO4 को डिसॉल्व किया गया है। यही मतलब है 18m का। इसकी यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, यानी कि 18 मोल है 1 लीटर में। ठीक है बेटा, तो ये मोलरिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। कुछ और चीजें आप नोट के रूप में जरा देख लो। जैसे आपके पास कहा गया कि 1 मोलर एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है। तो 1 मोलर एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब हो गया, एक्वस का मतलब हो गया कि सॉल्वेंट क्या है, एक्वस यानी कि वाटर है, और ग्लूकोज क्या है सल्यूट है, और 1 मोलर इसका कंसंट्रेशन है। तो 1 मोलर एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि 1 मोल ग्लूकोज is dissolved in 1 liter of solution। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे कहा गया कि 2 मोलर कोई सॉल्यूशन है, तो 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब कि उसकी मोलरिटी कितनी है 2 है, और 2 मोलरिटी होने का मतलब कि 2 मोल्स ऑफ सल्यूट, जो भी सल्यूट है उसके 2 मोल इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सल्यूट के 2 मोल है। सिमिलरली अगर 0.5 मोलर है तो 0.5 मोलर का मतलब हुआ कि मोलरिटी 1/2 है, और इसका मतलब हुआ कि 1/2 मोल्स ऑफ सल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब कभी कभी ये 1, 2 या 0.5 न लिख के इसको इस तरह से भी हम लिखते हैं। जैसे आपसे कहा कि मोलर सॉल्यूशन, तो मोलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 है, और 1 का मतलब कि 1 मोल सल्यूट प्रेजेंट है
1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो ये मतलब हमें समझ में आना चाहिए। मोलर सॉल्यूशन का मतलब कि सॉल्यूशन की मोलरिटी 1m है और इसका मतलब कि 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर सेमी मोलर बोला, सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो सेमी का मतलब होता है हाफ और मोलर का मतलब मोलरिटी, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी कितनी है 1/2 है, तो उसको 1/2 मोलर ना बोल के क्वेश्चन में आपसे कहेगा सेमी मोलर। और सेंस क्या होगा कि हाफ मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा डेसीमोलर, डेसीमोलर, तो डेसीमोलर का मतलब हुआ कि मोलरिटी है 1/10 और मतलब 1/10 मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक। इसी तरीके से डेसीमोलर के जगह पे आपको सेंटी मोलर बोल सकते हैं। तो सेंटीमोलर का मतलब कि मोलरिटी 1/100 है और इसका मतलब 1/100 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। सिमिलरली सेंटी के बाद हो सकता है मिलीमोलर। मिलीमोलर, मिली का मतलब होता है 1/1000, तो मोलरिटी कितनी है 1/1000 और इसका सेंस क्या निकलेगा कि 1/1000 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है। इसके अलावा 2 टर्म और आते हैं, एक को बोलते हैं पेंटामोलर, पेंटा मोलर। तो पेंटा का मतलब होता है 5, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 5 है, और यही हो जाता है पेंटीमोलर, पेंटा और पेंटी, पेंटीमोलर। तो पेंटीमोलर का मतलब होता है 1/5। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मोलर सॉल्यूशन का क्या सेंस है, सेमी मोलर सॉल्यूशन का क्या सेंस है, डेसीमोलर सॉल्यूशन का क्या सेंस है, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, पेंटामोलर और पेंटीमोलर। ठीक है बेटा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये तो नोट बन था। हमारा मेन पर्पस क्या है कंसंट्रेशन पढ़ने का? यहाँ पे हमारा मेन पर्पस था कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को करना, और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए हमको रिक्वायर्ड होती है मोल की, नंबर ऑफ मोल्स की। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना होगा तो इस कंसंट्रेशन से हम लोग नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो वो कैसे करते हैं। हमने कहा था कि मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखा था? लीटर में। तो अगर आपको किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी दी गई है और उसका वॉल्यूम दिया है लीटर में, तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो। तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे कैसे? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रखेंगे लीटर में। ठीक है। अब एक बार आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए, यानी कि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो उस पर आप स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी जब मोलरिटी के साथ वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में ना देके ml में दिया होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ना आके फिर वो आता है नंबर ऑफ मिली मोल्स, मिली मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मिली मोल्स एज पर रिक्वायरमेंट, जहां पे हमको अब मिली मोल से मोल बनाने के लिए
नंबर ऑफ मीडियम मोल से अगर आपको मोल बनाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 1000 से। ठीक है, तो ये मोल आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है 250 ml 0.5 m H2SO4 reacts with 0.25 m NaOH। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है जिसकी मोलरिटी कितनी है 0.5 m, वॉल्यूम कितना है 250 ml, और इसकी रिएक्शन हम लोग 0.25 m NaOH से करा रहे हैं। तो देन कैलकुलेट वॉल्यूम of NaOH required for complete neutralization of H2SO4। क्वेश्चन समझो, हमारे पास H2SO4 है और इस H2SO4 की मोलरिटी दे रखी है 0.5 और इसका वॉल्यूम दे रखा है 250 ml, और कह रहे हैं कि इस H2SO4 की हम लोग NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं जिसकी मोलरिटी आपको दे रखी है 0.25 और पूछ रहे हैं कि अगर जितना हमारे पास H2SO4 है इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज कराना है तो NaOH का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो तरीका वही है, पहले तो रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो और बैलेंस करने के बाद उसकी स्टोइकियोमेट्री निकालो। चलो हमने बैलेंस किया, रिएक्शन लिखा, तो ये बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, ये रूल मैं आपको बता चुका हूँ। साल्ट कैसे बनता है ये भी मैंने आपको समझाया था। अब स्कैटर रिएक्शन लिख लिया आपने, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, Na2 है तो यहाँ पे भी इसको 2 कर देंगे। ठीक है, फिर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस है और बैलेंस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री 1 2 1 2 की आई, यानी कि अब आपको ये समझ में आ गया कि H2SO4 के अगर 1 मोल है तो 1 मोल H2SO4 को, अगर 1 मोल H2SO4 है अगर है तो 2 मोल NaOH की रिक्वायरमेंट होगी। 1 मोल सोडियम सल्फेट बन जाएगा और 2 मोल वाटर बनेगा। तो इस स्टोइकियोमेट्री से हम लोग कितनी सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता है ये सल्फ्यूरिक एसिड के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये 1:2 में, अगर इसका 1 है तो इसका 2 हो जाएगा। मतलब जितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड के हैं उसका जस्ट डबल आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल चाहिए होंगे। स्टोइकियोमेट्री ये बता रही है हमको 1:2। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO कैसे निकालेंगे? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, इसमें लीटर में। मोलरिटी आपको दे रखी है 0.5 और वॉल्यूम
250 ml में दे रखा है, लीटर करना है तो 10⁻³ कर देंगे। तो इतने मोल हमको H2SO4 न्यूट्रलाइज करना है। और अगर आपने H2SO4 के मोल निकाल लिए बेटा, तो जितने H2SO4 के मोल होंगे जस्ट उसका डबल सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, डबल 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 250 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये मोल्स आ गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के। और आपको पता है कि अगर मोलैरिटी और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो ये होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। लीटर में या ml में रखते हैं तो 10⁻³ कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब ये इक्वेशन बन गया। मोलैरिटी आपको दे रखी है 0.25 इंटू वॉल्यूम ml में और 10⁻³ और इधर आ जाएगा 2 इंटू 0.5 इंटू 250 इंटू 10⁻³ सॉल्व करो, ये कट गया। ठीक है, वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 0.25। 0.25 से 5 काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो गया 4। ठीक है, 250 इंटू 4 तो कितना हो गया 1000 ml या 1 लीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो मेन हमारा कंसंट्रेशन पढ़ने का पर्पज क्या था कि कोई रिएक्शन है, आपको कोई रिएक्शन कराई जाएगी और इस रिएक्शन में अब डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ना देके उसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया होगा, किसी एक की मोलैरिटी या वॉल्यूम दिया होगा और दूसरी कोई चीज आपसे पूछी जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल जिसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया है, मोलैरिटी और वॉल्यूम के हेल्प से आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। और एक बार नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तो दूसरा रिएक्टेंट है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर होंगे वो निकाल लेंगे स्टोइकियोमेट्री के हेल्प से, और फिर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के बराबर करके इसको आप इक्वेट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, तो आप चाहो तो इस पे एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 0.25 मोलर 500 ml HCl reacts with NaOH of molarity 0.5 m. Then calculate volume of NaOH required। सिंपल सी बात है, HCl प्लस NaOH रिएक्शन होगी, NaCl प्लस H2O रिएक्शन बैलेंस है, स्टोइकियोमेट्री 1 1 1 and 1। जितने मोल HCl के खर्च करने हैं, न्यूट्रलाइज करने हैं, उतने ही मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के चाहिए। अब आपको डायरेक्ट मोल ना देके मोलैरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है 500, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया मोलैरिटी, ये हो गया वॉल्यूम।
तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.25 इंटू 0.5। अब जितने मोल HCl के हैं उतने मोल ही हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड के चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है 1:1, जितना HCl उतना NaOH। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे 0.25 इंटू 0.5। अब इसकी मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी है कितनी 0.5 इंटू वॉल्यूम 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया, वॉल्यूम हो गया 0.25 और ये आएगा किसमें लीटर में। आपको इसको ml में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 250 ml और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग मोलरिटी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा मोलरिटी से ही रिलेटेड कुछ चीजें और आती हैं, वो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। एक को बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, पहले तो ये जानो कि डाइल्यूशन का मतलब क्या है। डाइल्यूशन का मतलब होता है डाइल्यूट करना, मतलब उसमें सॉल्वेंट और मिक्स करना। और सॉल्वेंट जनरली वाटर हम लोग लेके चलते हैं, तो डाइल्यूशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ वाटर इन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, किसी पहले से बने हुए सॉल्यूशन में अगर आप वाटर मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। जैसे मान लो आप स्कूल से गए और मम्मी आपके लिए 250 ml शुगर का सॉल्यूशन बना के ले आई, 250 ml शुगर सॉल्यूशन ले आई। ठीक है, अब ये 250 शुगर सॉल्यूशन में सपोज करो कि उन्होंने 50 ग्राम शुगर मिला रखा था। ठीक है, अब जैसे ही आप पीने गए तब तक आपका कोई दोस्त आ गया। अब दोस्त आ गया तो आप अकेले तो पी नहीं सकते, उसके लिए भी एक गिलास चाहिए और शुगर आपके पास अब खत्म हो गई है। तो जो सॉल्यूशन बना हुआ है इसी सॉल्यूशन में क्या कर दिया आपने, बाहर से H2O ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया 250 ml। तो अब 250 ml के 2 ग्लास तैयार हो गए। ठीक है, पहले से बना हुआ सॉल्यूशन था और इसमें आपने बाहर से वाटर मिला दिया, तो ये प्रोसेस कहलाता है डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, अब डाइल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होगा, वो पहले से डिक्रीज हो जाएगा। अगर अकेले 250 ml में 50 ग्राम शुगर मिला था तो इसकी स्वीटनेस ज़्यादा थी, कंसंट्रेशन ज़्यादा था, गाढ़ापन ज़्यादा था। उसमें पानी मिला दिया तो गाढ़ापन कम हो गया, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो जब भी आप डाइल्यूशन करोगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अब हमको यही देखना है कि पहले से कोई बना सॉल्यूशन है और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिलाते हैं तो उसका नया कंसंट्रेशन यानी कि उसकी मोलरिटी कितनी हो जाती है और क्या क्या इसमें चेंज होता है। सपोज करो हम एक केस लेके चले, मान लो हमने एक कोई सल्यूट लिया जिसका वेट था WB, सल्यूट का वेट था WB, इसका मोलर मास है
Mb। तो नंबर ऑफ मोल्स Nb कितने हो जाएंगे बेटा? Wb, वेट अपॉन मोलर मास। और इसको डाल के हमने V लीटर सॉल्यूशन बना दिया, V लीटर सॉल्यूशन बनाया। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी हो जाएगी? इस सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एक आपके पास प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है जिसमें आपने WB ग्राम सॉल्यूट मिलाया। जो भी सॉल्यूट है उसका अपना कुछ मोलर मास होगा और इस वेट और मोलर मास से आप इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे और कितना सॉल्यूशन लीटर में बना है ये आप देख लेंगे। तो इन दोनों के हेल्प से आप इस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल दोगे। ठीक है, अब आपने क्या किया कि इस सॉल्यूशन में कुछ V1 लीटर H2O ऐड किया, V1 लीटर H2O ऐड किया। तो अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसका जो फाइनल वॉल्यूम होगा, पहले ये था V लीटर और इसमें आपने और मिला दिया V1 लीटर। तो ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, आपने जितना सॉल्यूट, मान लो यहाँ पे 100 ग्राम चीनी मिलाया था, तो पानी मिलाने से चीनी के वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी जो वेट ऑफ सॉल्यूट रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट होगा वो WB ही होगा, क्योंकि आप सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हो, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहे हो। अच्छा, जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, वाटर मिला देने से, जैसे चीनी था, आपने चीनी को पानी में घोल के सॉल्यूशन बनाया था, तो पहले पानी कम था और बाद में पानी आपने बढ़ा दिया, तो पानी बढ़ाने से उसके मोलर मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इस सॉल्यूशन में भी उसका मोलर मास Mb ही होगा। ठीक है, आपने WB यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट फिक्स रखा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फिक्स हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स होंगे। तो इस सॉल्यूशन में Nb भी फिक्स होगा और वो कितना होगा? WB अपॉन Mb। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है यहाँ पे और यहाँ पे, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ जाने पे चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, पहले कम था और ऐड किया बढ़ गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज किया तो मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलरिटी इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब मान लो कि यहाँ पे जो नया मोलरिटी था उसको हम बोलते हैं मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, अब यही मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन हमको कैलकुलेट करना है, कितना होगा। केस समझ में आ गया? एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन जिसकी कुछ मोलरिटी और कुछ वॉल्यूम था, उसमें आपने वाटर ऐड किया, तो वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एज इट इज ये ऐड हो जाएगी, लेकिन जो मोलरिटी होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कभी हम लोग एज इट इज ऐड नहीं करते हैं, तो डाइल्यूशन के बाद मोलरिटी क्या होगी यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमको देखना ये होता है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी इस सॉल्यूशन की है जो दोनों केस में सेम होगी, क्या चीज़ है जो दोनों ही केस में सेम है। तो हमने देखा कि दोनों ही केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है वो
सेम है, यानी कि नंबर ऑफ moles of solute before dilution ये बराबर होगा नंबर ऑफ moles of solute आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितने थे, डाइल्यूशन के बाद भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उतने ही रहेंगे। क्यों रहेंगे बेटा? क्योंकि ना आपने वेट चेंज किया, ना मोलर मास चेंज किया। ना वेट चेंज करेंगे, ना मोलर मास चेंज करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज हमको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ डाइल्यूशन जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले होते हैं, डाइल्यूशन के पहले होते हैं, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाइल्यूशन के बाद होते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी और वॉल्यूम निकाल रखा था कि बिफोर डाइल्यूशन क्या होगा, पहले की मोलरिटी और पहले का वॉल्यूम। आफ्टर डाइल्यूशन कितना हो जाएगा, बाद की मोलरिटी, वही मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन जिसको हम बोले हैं, और वॉल्यूम हो जाएगा V प्लस V1। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन का। और अगर यहाँ से आप MD यानी कि मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन निकालना है तो MD पहले की मोलरिटी, पहले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V। ठीक है बेटा, तो इसमें अब मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, इनिशियल मोलरिटी, इनिशियल वॉल्यूम, और ये हो गया वाटर एडेड। तो इनमें से कोई भी चीज आपसे पूछी जाए तो आप इसको बता सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन का फार्मूला। हम और एक क्वेश्चन करते हैं। हम एक क्वेश्चन करें सिंपल सा। In 0.5 m 250 ml solution, 250 ml H2O is added, then calculate मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक, हमें ये पता है ये पहले का था, ये बाद का था। अगर पहले की मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, और बाद की मोलरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि M1 V1 बराबर होगा M2 V2। ये फार्मूला होता है डाइल्यूशन का, ये हमको पता है। अब इसी फार्मूले का यूज करेंगे। पहले की मोलरिटी है 0.5 इनटू वॉल्यूम है 250, बाद की मोलरिटी हमको कैलकुलेट करनी है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम होगा, पहले था 250 प्लस बाद में इसमें आपने 250 मिला दिया। ठीक है, तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 0.5 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 250 इंटू प्लस 250 प्लस 250 यानी कि ये हो जाएगा 500। इसको सॉल्व कर लो, 1 2 0.25, तो मोलरिटी आ जाएगी 0.25। ठीक है, तो ये है मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन से पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डाइल्यूशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम होंगे। ठीक है, अब इसी में वो अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाते हैं।
जैसे क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू डाइल्यूट द solution, in order to dilute the solution, half of its molarity, half of its molarity, calculate volume of water added। कह रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी दी नहीं गई है, तो मान लिए m, वॉल्यूम दी नहीं गई है तो मान लिया V1 है। अब कह रहे हैं कि इसमें हमको वाटर मिला रहा है, मान लो ये V2 वाटर मिल रहा है, तो अब इसकी मोलैरिटी हाफ हो जा रही है, m/2 हो जा रही है। तो ये बताना है कि V2 कितना होगा। सिंपल हमारे पास है m1 V1 बराबर m2 V2। m1 के जगह पे m रखते हैं और V1 के जगह पे हम V1 ही रखते हैं, ठीक है। m2 के जगह पे हमको क्या रखना है, m/2, हाफ कर दिया और ये हो गया V2, ठीक है। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2V1, यानी कि टोटल वॉल्यूम, ये V रखो इसको, इसका टोटल वॉल्यूम हमने V2 लिया था, ठीक है। तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 2V, टोटल वॉल्यूम हो गया 2V, और इस 2V में V तो पहले से था, यानी कि V बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1, और V2 है 2V1 माइनस V1, यानी कि V1। जितना था पहले, जितना वॉल्यूम था उतना ही हमको ऐड करना पड़ेगा, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स मैंने कहा कांस्टेंट रहेगा, तो मोलैरिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। अगर मोलैरिटी हाफ करनी है तो वॉल्यूम डबल करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या है, मिक्सिंग मतलब मिक्स करना है। तो दो या दो से अधिक सॉल्यूशन, मान लो हम ये अलग अलग सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन A है, ये B है, ये C है, इसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, इसकी मोलैरिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है, इसकी मोलैरिटी M3 है, वॉल्यूम V3 है, और भी है तो और ले लो, और इन तीनों को अब मिक्स किया। तो अब जो ये सॉल्यूशन बनेगा इसकी एक फाइनल मोलैरिटी होगी, इसको बोलेंगे मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। और वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, ये तो एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी आती है इसी को बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, और यही हमको कैलकुलेट करना होता है। फाइनल वॉल्यूम तो सारे वॉल्यूम को ऐड करके हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखो बेटा, जैसे डाइल्यूशन के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन
और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन सेम थे, बिल्कुल उसी तरीके से मोलैरिटी के मिक्सिंग के केस में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। तो मिक्सिंग के पहले यहाँ से नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे, M1V1 प्लस यहाँ से आ जाएंगे M2V2 प्लस यहाँ से आ जाएंगे M3V3 और भी है तो और जोड़ लेंगे, और ये फाइनल किसके बराबर होगा, ये होगा MV के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगी, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 और डिवाइडेड बाई V, और ये V क्या है, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 और V का एडिटिव प्रॉपर्टी है तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V2। तो ये आ गया फार्मूला आपके मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का। ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग भी आसान सी चीज है। आपको क्या करना है, जितने सॉल्यूशन बने हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग निकाल के एक साथ ऐड कर लेंगे और उनको इक्वल कर देंगे फाइनल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। कैसे करेंगे, पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम प्लस दूसरे सॉल्यूशन का मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तीसरे सॉल्यूशन का मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग इनटू वॉल्यूम का समेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन है, जैसे मान लो हमने कहा कि एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 0.5 m और इसका वॉल्यूम है 100 ml। दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 0.25 और वॉल्यूम है 200। एक तीसरा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 0.5 और इसका भी वॉल्यूम है 200 ml। इन तीनों को मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन बनेगा जिसकी मोलैरिटी कहलाएगी मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम हो जाएगा 100 प्लस 200 प्लस 200। अब मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यू रख दो, M1 कितना है 0.5 इंटू 100 प्लस 0.25 इंटू 200 प्लस 0.25 इंटू 200 और टोटल में हो जाएगा 100 प्लस 200 प्लस 200। बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ऐसा नहीं है कि ये हर बार आप अप्लाई करेंगे। मतलब ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग is applicable only when, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये तभी एप्लीकेबल होगा द components are non reacting। ऐसा नहीं है कि आप जो मिक्स करने जा रहे हो वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि 0.25 m
और 200 ml HCl है और 0.5 m और 300 ml NaOH है, इन दोनों को मिक्स किया तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग अगर आपने कर लिया M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि HCl और NaOH ये आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे और अगर रिएक्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं जिनको आप मिक्स करने जा रहे हो ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर हमें कैसे पता, हम कैसे जान पाएंगे कि कौन आपस में रिएक्शन करेगा? तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना, ध्यान रखना है सिर्फ 2 बातें। कॉन्सेप्ट तो यही है कि वो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे तभी मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, बट आप सबके बारे में ये जान नहीं पाएंगे कि कौन रिएक्शन करेगा कौन नहीं करेगा, तो वो आप ये 2 पॉइंट से चेक करेंगे। अगर ये 2 पॉइंट्स फॉलो होते हैं तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे और अगर ये 2 पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। पहला पॉइंट है कि जो सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन इज ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर मतलब कि अगर एक HCl है तो दूसरा भी HCl होना चाहिए, एक H2SO4 है तो दूसरा भी H2SO4 होना चाहिए, एक NaOH है तो दूसरा भी NaOH है, मतलब जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग आप लगा देंगे। दूसरा है कि अगर सेम नेचर के नहीं है तो उनमें से कम एक आयन कॉमन आयन होना चाहिए, एट लीस्ट 1 आयन शुड बी कॉमन आयन। जिनको आप मिक्स कर रहे हो उनमें से कम एक आयन कॉमन होना चाहिए। जैसे मान लो HCl है और दूसरा H2SO4 है तो ये सेम तो नहीं है, लेकिन यहाँ जिससे भी हमको H+ आयन मिलेगा और यहाँ से भी H+ आयन मिलेगा तो एक आयन कॉमन हो गया तो इसके ऊपर भी मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग लग जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग किसके ऊपर लगेगा? सिर्फ हाइड्रोजन आयन के ऊपर ही लगेगा। दूसरा है जैसे मान लो NaCl है और NaNO3 है, ये अलग अलग है लेकिन इनमें एक आयन कॉमन है तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग लग जाएगा। तो ये बात एक आपको ध्यान रखना है कि मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग तभी एप्लीकेबल होगा जब वो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। रिएक्शन नहीं करेंगे ये कैसे पता करेंगे? तो या तो जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम हो, बिल्कुल सेम हो, या उनमें कम से कम एक आयन सेम हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।